Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. This is part number 36, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. स्टूडेंट, हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ब्रीफ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को डिफाइन करेंगे. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दैट इज IBC 2016. The Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016 is a new bankruptcy law which seeks to consolidate the existing framework of insolvency by creating a single law for the insolvency and bankruptcy of organizations in our country. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक नया बैंक्रप्सी कानून है जिसकी मदद से हम इंसॉल्वेंसी के एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को और मजबूत कर रहे हैं. इसकी मदद से हम एक सिंगल लॉ को क्रिएट कर रहे हैं और ये सिंगल लॉ के थ्रू ही हम अपनी कंट्री के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट डिक्लेयर करेंगे. अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, if LLP commits a default in paying its financial debts or operational debts of rupees 1 crore or more, then the financial creditors or operational creditors or LLP itself may apply to NCLT, that is our adjudicating authority, for initiation of insolvency resolution process. Insolvency and bankruptcy code 2016 के अनुसार अगर कोई LLP अपने फाइनेंशियल डेट्स या ऑपरेशनल डेट्स जिनकी वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इनको रीपे करने के अंदर डिफॉल्ट करती है, तब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या LLP खुद भी NCLT को, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, डिसाइडिंग अथॉरिटी है, NCLT को अप्लाई कर सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू कर दिया जाए. Therefore, it is one of the modes of winding up of LLP. इसीलिए ये वाइंडिंग अप का एक तरीका बन गया जहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या LLP खुद भी NCLT को अप्रोच कर सकती है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू किया जाए. इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मे बी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की शुरुआत फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं. Financial creditors such as banks and financial institutions under Section 7 of the Code means any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to. Financial creditor के अंदर इन जनरल हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या है? इट मीन्स कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने LLP को फाइनेंस किया है और उसने LLP से पैसा वापस लेना है. इसके अंदर हम उन लोगों को भी इंक्लूड कर देंगे जिन्हें LLP से डेट को रिकवर करने के लिए कोई पर्टिकुलर लोन कानूनी रूप में सौंपा गया है या ट्रांसफर किया गया है. सेकेंड पॉइंट, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सच एज सप्लायर्स अंडर सेक्शन 8 and 9 ऑफ द कोड. इट मीन्स any person to whom an operational debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सप्लायर की फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं. कोड के सेक्शन 8 और 9 के अकॉर्डिंगली एक ऑपरेशनल क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिसने LLP के ऑपरेशंस के अंदर कुछ चीज़ें या सर्विसेज सप्लाई की हैं और उसने अब LLP से पैसा रिकवर करना है. इसके अंदर हम एक ऐसे व्यक्ति को भी इंक्लूड कर देंगे जिसे LLP से पैसा रिकवर करने का अधिकार कानूनी रूप में सौंपा गया है या ट्रांसफर किया गया है. The third point is corporate applicant such as LLP itself under section 10 of the code. It means LLP स्वयं भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कह सकती है. अब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के अंदर कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, मैं उन्हें डिफाइन कर रहा हूं. कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मीन्स कॉर्पोरेट डेटर, दैट इज LLP itself. A member of the corporate debtor who is authorized to make an application for the corporate insolvency resolution process. LLP का कोई भी मेंबर जिसे ऑथराइज किया गया है
कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के प्रोसेस की एप्लीकेशन को वो लगा सके। सी, एन इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। एक वो व्यक्ति जिसे एलएलपी के ऑपरेशंस को और रिसोर्सेज को मैनेज करने की पावर दी गई है। डी, ए पर्सन हु हैज द कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। एक वो व्यक्ति जिसे एलएलपी के फाइनेंशियल अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल और सुपरविजन की पावर है। ये सभी व्यक्ति कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। नाउ स्टेप्स एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब स्टूडेंट्स, मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। LLP commits a default in paying financial or operational debt of ₹1 crore or more। एक LLP ने अपने फाइनेंशियल डेट या ऑपरेशनल डेट जिनकी वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज्यादा है उनको रीपे करने के अंदर डिफॉल्ट किया है। इस केस के अंदर 3 व्यक्ति इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, the second one is operational creditors, and the third one is corporate debtor, that is LLP itself. They can file an application for initiating insolvency resolution process with adjudicating authority, that is NCLT। इन तीनों में से कोई भी NCLT को, जो कि adjudicating authority है, उसको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करने की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को एनसीएलटी के पास फाइल कर दिया गया। विद इन 14 days एनसीएलटी एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। एनसीएलटी के पास जिस दिन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करने की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी उसके अगले 14 दिन के अंदर ही एनसीएलटी या तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी। अगर 14 दिन के अंदर एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, देन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP शैल बी अपॉइंटेड। ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को फॉर्म करेगा और इसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल बी कंफर्म विद इन 7 days ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अपनी फॉर्मेशन के अगले 7 दिन के अंदर ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स चाहे तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मान सकती है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर मेमोरेंडम containing relevant information for formulating resolution plan। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अब एक रेजोल्यूशन प्लान को प्रिपेयर करेगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक मेमोरेंडम को प्रिपेयर करेगा जिसके अंदर रेजोल्यूशन प्लान की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्लान को बनाएगा उसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 75% क्रेडिटर्स अप्रूव करें और ये सारा काम टाइम बाउंड मैनर के अंदर किया जाएगा। ये सारे काम को कंप्लीट करने के लिए 180 दिन का समय रखा गया है, लेकिन इसे 90 days के द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है, बट किसी भी हालात के अंदर ये 330 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। जिस रेजोल्यूशन प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 75% क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया, वो रेजोल्यूशन प्लान, that is the approved resolution plan, it shall be filed with adjudicating authority, that is NCLT। approved resolution plan को adjudicating authority के पास फाइल कर दिया जाएगा और adjudicating authority इसको रिस्ट्रक्चर और रिवाइव करने के लिए ऑर्डर पास कर देगी। बट इन सम कंडीशन NCLT shall pass an order for liquidation। लेकिन कुछ हालात के अंदर NCLT इस LLP को लिक्विडेट करने का ऑर्डर पास कर सकती है और वो कंडीशंस हैं ऑन रिजेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय NCLT ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। NCLT ने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। और इफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर डज नॉट अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान, अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ही रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं किया तो NCLT
इसके लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी। आर ऑन एप्लीकेशन बाय एडवर्सली अफेक्टेड पर्सन, अगर किसी एडवर्सली अफेक्टेड व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगा दी कि इस पर्टिकुलर एलएलपी को रीस्ट्रक्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस केस के अंदर एनसीएलटी इसकी लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी। आर ऑन फेलियर ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स टू फॉलो टाइमलाइन, अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया तो उस केस के अंदर एनसीएलटी इस एलएलपी को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर पास कर देगी। इन सभी सर्कमस्टांसेस के अंदर एनसीएलटी किसी भी एक सर्कमस्टांस के ऊपर एलएलपी को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा इस पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अब आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एलएलपी को बंद किए जाने का सारा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।